हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से जीएस के सेगमेंट में हैं। ये हम लोगों का सेगमेंट नंबर 2 है, नंबर 2। इससे पहले हम लोग पहला सेगमेंट कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के। प्रश्न है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? जो बेटा, मैं आप शेरशाह सूरी की एक मैं बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूं। शेरशाह सूरी ने एक हथियार बना लिया था, जिस हथियार का नाम था उक्का। क्या नाम था? उक्का। ये बेसिकली क्या था? एक गुलेल जैसा हथियार था। इसमें क्या होता था, ये किसी भी किले को जीतने जाता था, उस किले की परिधि पर इस हथियार को लगाता था, सेट करता था और एक गोला इस उक्के में फंसाकर मारता था। और किले में जब गोलाबारी होती थी तो वहां के सैनिक जो है वो भागा दौड़ी मच जाती थी, अफरा तफरी मच जाती थी, और वो क्या करता था, आसानी से उन किलों को जीत लेता था। बात है 1545 ईस्वी की। एक किला था कालिंजर दुर्ग। ये कालिंजर वर्तमान के बांदा में है, ठीक है, याद रखना। कालिंजर दुर्ग था। इस कालिंजर दुर्ग को जीतने के लिए शेरशाह गया और इसने अपना मेजरमेंट लगाया। संभवतः इसका मेजरमेंट गलत हो गया और इसने क्या किया, रात के अंधेरे में जब उक्का फेंक के गोला मारा तो गोला उस किले की दीवार से लगा और वापस आ गया। जहां पर ये लोग खड़े थे वहीं पर वापस गोला आ गया और वहीं गोले का विस्फोट हो गया, वहीं गोला फट गया। इस दुर्घटना में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई है वो कालिंजर दुर्ग को जीतते समय हुई है। इसका अंतिम अभियान जो था वो 1545 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ये घटनाएं हैं, इन पर हमें विचार करना है, कौन कौन सी घटना किस किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहां पर खानवा का जो युद्ध है, यह युद्ध जो है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। यह युद्ध जो था यह शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, ठीक है ना। इसके बाद अगली साल 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। 1540 में कन्नौज का युद्ध, यह युद्ध भी शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, ठीक है ना। और सबसे बाद में 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ और यह युद्ध बहमनी और विजयनगर राज्य के बीच लड़ा गया। बहमनी वर्सेस विजयनगर। अब ये हमने सारे डेट कर लिए हैं। तो सबसे पहला हो गया खानवा, नंबर 4। तो नंबर 4 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं खानवा के बाद हमारा युद्ध हुआ चौसा का, ठीक है ना। तो नंबर 2, तो नंबर 2 इसमें है, इसमें है, ठीक है ना। यानी ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, अब इनमें से हो सकता है। नंबर 3 हमारा आ गया कन्नौज, ठीक है ना। तो नंबर 3 पर कन्नौज, नंबर 1 ये, यानी कि हमारा आंसर ए सही हो गया। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं, इन 4 युद्धों की एक ट्रिक बता देता हूं कि खा चौसा कन्नौज में ताली बजाकर, खा चौसा कन्नौज में ताली बजाकर, खा चौसा कन्नौज में ताली बजाकर। खा से हो गया खानवा, चौसा आम होता है एक, और चौसा से हो गया चौसा का युद्ध, कन्नौज से हो गया कन्नौज का युद्ध, और ताली बजाकर से हो गया ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा के युद्ध को ही राक्षसी तगड़ी का या बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, यानी इसका हमारा आंसर हो गया ए सही।
अगला है कश्मीर के शासक जैनुल अब्दीन का वास्तविक नाम क्या था। देखो भाई, कश्मीर का एक बहुत बढ़िया शासक हुआ जिसका नाम था जैनुल अब्दीन। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था या कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता था, इस बात को आप याद रख लेना। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था और कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता था। दो बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक है राज तरंगिणी और एक है महाभारत। इन दोनों पुस्तकों का इसने फारसी में अनुवाद भी कराया था, ठीक है ना। इन दोनों पुस्तकों का इसने फारसी में अनुवाद भी कराया था और इसका जो वास्तविक नाम था वो था शाही खां। क्या नाम था इसका वास्तविक? शाही खां नाम था। जैनुल अब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, कश्मीर का अकबर जैनुल अब्दीन को ही कहा जाता है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? देखो बेटा, याद रखना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। 1875 है क्या ऑप्शन? हाँ है, तो ऑप्शन सी 1875 सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इस चीज को याद रखना। थियोडोर मेनन इस कॉलेज का पहला वाइस चांसलर था, ये याद रखेंगे, थियोडोर मेनन। पहला चांसलर या वाइस चांसलर था इस कॉलेज का, सर सैयद अहमद खान द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की थी। इसे वर्तमान में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न देखो बेटा, एक तरफ लेखकों के नाम है, एक तरफ पुस्तकों के या अखबारों के नाम है, अपन को यह बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखो बेटा, अरविंद घोष ने वंदे मातरम की रचना की, बिल्कुल सही बात है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह की रचना नहीं की। सुधारक नामक एक पुस्तक है, वो गोपाल कृष्ण गोखले की है, सुधारक। ठीक है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया की स्थापना की, ये स्थापना कह रहा हूं मैं, मतलब कि इनकी रचना की, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा कौन सा गलत हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले गलत हो गया। अब चूंकि प्रश्न ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा एक्चुअल में राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। गॉट इट? समझ गए आप लोग? अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये 4 घटनाएं दी गई हैं, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना होगा, ठीक है ना। दांडी मार्च देखो 1930 में हुआ था, आप सबको पता होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखिए कि दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में हुआ। पूना समझौता 1932 में हुआ था, अंबेडकर साहब और गांधी जी के मध्य, ठीक है। सांप्रदायिक घोषणा भी 1932 में हुई थी, ठीक ना। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। इस बात को याद रखें। लेकिन मेरे बच्चे एक चीज याद रखना, सांप्रदायिक घोषणा हुई थी अगस्त में और पूना समझौता हुआ था सितंबर में, ठीक है ना। यानी कि नंबर 1 हो गया दांडी मार्च, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 हो गया हमारा ये सांप्रदायिक, यानी नंबर 2 पे 3 नंबर आएगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, गांधी इरविन है, सॉरी। नंबर 1 पे दांडी मार्च, ठीक है। नंबर 2 पे 1931 गांधी मार्च, गांधी इरविन समझौता, ठीक है ना। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है ना। और नंबर 4 पे टूना, यानी कि डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सबसे पहले ये हुआ गांधी, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये, ठीक है। ये आपका इस तरीके से क्रम रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये नदियां दी गई, ये शहर दिए गए, ठीक है ना। जबलपुर सबको पता है नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है ना। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये गलत लिख दिया, मूसी।
कोटा चंबल नदी के किनारे है, सही है। नासिक गोदावरी नदी किनारे, ये भी सही है। अपन को गलत वाला बताना है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए आप लोग। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? देखो यार, काली कपास मिट्टी गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में होती है। ये कपास के लिए बहुत फेमस होती है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। आंसर आपका हो गया डी, रेगुर मृदा। नदी घाटी आपको बतानी है, कौन सी नदी किससे मिलती है, मतलब कौन सी घाटी परियोजना किस नदी पर है। ठीक है ना, तो देखिए रेहंद घाटी परियोजना रेहंद नदी पर ही होगी। ठीक है, नागार्जुन कृष्णा, पोचमपाद गोदावरी और माता टीला बेतवा। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले के साथ इधर नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4, पहले वाले के साथ नंबर 3, ठीक है, दूसरे वाले के साथ नंबर 4, ठीक है, तीसरे वाले के साथ नंबर 1, ठीक है, चौथे वाले के साथ नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। देख पा रहे हो आप लोग, ऑप्शन डी देख पा रहे हो। ठीक है, यहां पे देखिए रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश पर है, किस देश में है? तो ये देखिए बहुत फेमस है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये पर्वत काकाटाओ पाया जाता है, बड़ा फेमस है, इस चीज को आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है? बच्चों ये याद कर लो, आज के बाद कभी भी ये प्रश्न आ जाए, आर्टिकल 241 241 अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्चतम न्यायालय की स्थापना है, यानी आंसर हमारा है 241। आज के बाद कभी हमें भूलना नहीं है, आर्टिकल 241। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो बेटा, भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में। कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है ना। गौड़ जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके बाद तीसरी जनजाति आपकी लिम्बूस सिक्किम में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और कोन्याक आपकी नागालैंड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से ये जनजातियां आपकी मिलती हैं। तो देखते हैं, पहले का दूसरा यानी कि दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, उत्तर तो हमारा यही क्लियर हो गया, और चौथे का पहला यानी आंसर हमारा ए सही हो गया। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में, गोंड सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, लिम्बूस पाई जाती है सिक्किम में, कोन्याक पाई जाती है नागालैंड में। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान की निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है, राज्यपाल के भी पास है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है राज्यपाल, तो राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये हो गया आपका राज्यपाल, और ये हो गया आपका राष्ट्रपति। दोनों ही याद कर लीजिए। ठीक है ना, राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 213। ठीक है ना, हमसे राज्यपाल का पूछा है, आंसर हमारा हो जाएगा 213। ठीक है, इस आर्टिकल को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। देखो भाई साहब, पहले हमारे यहाँ चलता था योजना आयोग।
ठीक है ना। योजना आयोग के नाम को बदलकर नीति आयोग किया गया, और या फिर हम कह सकते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई जनवरी 2015 को। ये जो स्थापना हुई थी, ये संघीय मंत्री परिषदों द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव पारित किया गया था, इस प्रस्ताव के तहत ही हुई थी। ठीक है ना, ये इसी प्रस्ताव के तहत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मैं आपको बता दूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पूंजी सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों के भी हाथ में हो, और भारत में ये दोनों ही व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। सरकार के हाथ में भी कुछ पूंजियां हैं और कुछ पूंजियां निजी व्यक्तियों के भी हाथ में है। इसलिए भारत में जो अर्थव्यवस्था चलती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे क्यों होते हैं? देखिए, श्वेत वस्त्र क्या होते हैं, जो भी सूर्य की गर्मी आती है, जो भी सूर्य का प्रकाश आता है, उन्हें 100% वापस कर देते हैं, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए वह काले कपड़ों की अपेक्षा कैसे होते हैं, ठंडे रहते हैं। काले कपड़े क्या होते हैं, सूर्य का जो प्रकाश आया उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर होगा वे सूर्य प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, वे प्रकाश अभिच्छेदन रोकते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिरका उपस्थित अम्ल। अच्छा, ठीक है, दूध का खट्टा होना, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल, और ये इधर अम्ल के नाम लिखे हुए हैं। तो एक चीज याद करनी है, क्वेश्चन याद करने वाला है बेटा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सिलिका में जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। सिलिका में जो अम्ल होता है वो कैसा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, दूध का खट्टा होना, आपसे कभी भी पूछे दूध का खट्टा होना या दूध से दही का निर्माण होना, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। हड्डियों के में जो होता है वो गलत लग रहा है, देखो, हड्डियों में जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है ना, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, सॉरी, आमाशय में कौन सा निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो देखिए, पहले का क्या हो गया, तीसरा, पहले का तीसरा, देखिए पहले में ही क्लियर हो गया। ठीक है ना, दूसरे का चौथा, चौथा, हड्डियों में उपस्थित तीसरे का पहला, पहला, आमाशय रस में उपस्थित दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा जो हो गया वो यहां पर सही हो गया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना, याद करना बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा ये आपसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? देखो बेटा, एक चीज याद रखना, गोताखोर जब पानी में जाता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत ना आए, इसलिए वो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाता है। ठीक है ना, एक बैग जैसा सिलेंडर ले जाता है। बहुत से बच्चे सोचेंगे उस सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन होती होगी, केवल ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का मिश्रण होता है, जिससे वह क्या करता है, आसानी से सांस ले सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोप पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इधर उनके जो हैं वो रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो देखिए बेटा, याद रखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए, ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक आध एग्जाम छोड़ के लगभग हर एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आ जाता है। तो इसके हिसाब से देखते हैं, पहले का उत्तर है 3, तो पहले का 3, या तो ये हमारा आंसर होगा या ये हमारा आंसर होगा, ये तो कटी गए पहले बार में ही। ठीक है ना, दूसरे का है पहला, तो दूसरे का पहला, यानी कि देखिए 2 से ही क्लियर हो गया, हमारा आंसर सी हो गया, ए गलत हो गया। ठीक है ना, तीसरे का है दूसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, चौथे का चौथा, आंसर हमारा हो गया सी। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, इसे समझ लीजिए एक बार फिर।
ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पादप हार्मोन है ना, और उसका कार्य क्या है, पादप हार्मोन और उसका कार्य क्या है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन। सबसे पहला कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन। याद रखिए ऑक्सिन जो होता है वो पौधों के शिखर को प्रधानता देता है, चमकीला बनाता है, तो ऑक्सिन का आंसर हो जाएगा शिखर प्रधानता। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। अगला है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है वो कोशिका में वृद्धि प्रदान करता है। जिब्रेलिन जो होता है वो कोशिका में वृद्धि प्रदान करता है। ये हो गया आपका, समझ में आ गया। अगला हो गया आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना। अगला हो गया ऑब्सेसिक अम्ल। ऑब्सेसिक अम्ल जो होता है वृद्धि अवरोधक होता है। तो इस तरीके से ये आपका मैचिंग हो गया। अब देखिए पहले का हो गया चौथा, तो पहले का चौथा इसमें है, डी में है और बी में है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता हमारा और ये उत्तर नहीं हो सकता हमारा। दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला यानी दोनों में है, अभी डिसाइड नहीं हुआ। साइटोकाइनिन तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, यानी कि उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना, इसे आप याद कर लेंगे। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त की जाती थी। आप सबको पता है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती थी। आंसर सी बिल्कुल सही हो गया, सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ फसल है, एक तरफ उसकी प्रजाति है या उसकी ब्रीडिंग है। तो याद रखेंगे सरसों की ब्रीडिंग वर्णा बिल्कुल सही है, सरसों का एक प्रजाति वर्णा होती है, बिल्कुल सही है। मटर की रचना, हाँ मटर की ब्रीडिंग एक रचना होती है, बिल्कुल सही है। अलसी की ब्रीडिंग नीलम होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। धान की ब्रीडिंग राधे नहीं होती है, राधे होती है चना की ब्रीडिंग। किसकी होती है, चना की। धान में देखो क्या आता है, P10 आता है धान में, ठीक है ना, सुगंधा आता है, बासमती आता है, ठीक है ना, बासमती आता है, P10 आता है, सुगंधा आता है, ये सब धान की फसलें हैं, ठीक है, धान की ब्रीडिंग है। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। देखो फसल चक्र का मतलब होता है एक फसल करना, फिर दूसरी बार उसको छोड़ देना, फिर फसल चक्र करना, फिर छोड़ देना, ठीक है ना। इस चीज को आप देखिए, तो इसमें उत्पादकता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस मृदा की उर्वरता संरक्षण, ये भी बात बिल्कुल सही है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है। मृदा कटाव कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी आंसर हो गया हमारा उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। देखिए ये अवध के नवाब थे, अवध जो वर्तमान में लखनऊ जाना जाता है, उसके नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला। और इनकी बेगम जो थी, जब वो है उनका निधन हुआ तो फैजाबाद में सुजाउद्दौला ने उनका एक मकबरा बनाया जिसका नाम रखा गया बहू बेगम का मकबरा। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, फैजाबाद में। अगला क्वेश्चन है गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था। देखो बेटा गुलाबी गैंग जो था वो लगभग ऐसा समझ लीजिए आप, अभी हाल फिलहाल में ही 2000, 2005, 2006 के आसपास ये ज्यादा हाईलाइटेड हुआ। इसमें क्या होता था, ऐसी महिलाएं जिन्हें या तो पतियों के द्वारा छोड़ दिया गया है या जो विधवा हो गई है, जिनका शोषण हो रहा है, उन महिलाओं का ये ग्रुप था। इस ग्रुप को स्थापित किया था संपत पाल ने। किसने स्थापित किया था, संपत पाल ने, संपत पाल ने स्थापित किया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है गुलाबी गैंग, आप उसे भी देख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटा मैं आपके लिए ला रहा हूं, मन लगा के पढ़िए। केवल 25 क्वेश्चन है, आधा घंटे 20 मिनट में आप देखेंगे 25 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। फटाक से याद करते रहिए, डेली जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।